टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपको हम मॉडल सेकंड हल कराने जा रहे हैं, जिसमें पहले देख रहे हैं आप पैसेज किस तरह से आप कर सकते हैं, इजी गोइंग आपको बताने जा रहे हैं। टाइम मैनेज भी करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं। इसका सबसे बड़ा ट्रिक हमने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर कहाँ है उसको आप मार्क कीजिए, आराम से हो जाएगा। कई बार उसको पढ़ के कई बार सर्च करेंगे तो टाइम किल होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है द एम्परर फियर्ड। द एम्परर फियर्ड, इसका आंसर कहाँ मिलेगा? आपको देखना है। देयर लिव्ड एन एम्परर हु एम्परर के लिए है, कंजंक्शन है फियर्ड, ग्रोइंग ओल्ड। आपको सीधे आंसर मिल गया ग्रोइंग ओल्ड, डी सेक्शन में। अब है द एम्परर्स ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द। इसका सलूशन कहाँ मिलेगा? आपको देखना है कि ऑर्डर कहाँ है। ठीक है, सीधे इसका सर्च करिए, फर्स्ट पैसेज में, सेकंड में, थर्ड में। ही ऑर्डर्ड, ही किसके लिए है? किंग के लिए। ऑर्डर्ड ऑल द पीपुल टू लिव देयर लैंड, इसमें कोई दिया है? ओल्ड पीपुल लिव देयर लैंड, ये ओल्ड मेन शुड लिव देयर लैंड। इजी गोइंग तरीके से हो गया। अब देखिए द पीपुल सॉ द गोल्ड, ये मिल गया है। द पीपुल सॉ द गोल्डन पिक्चर, कहाँ है ये? अब ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिएगा गोल्डन पिक्चर कहाँ है, सर्च करते जाइए गोल्डन पिक्चर। दे सा, दे किसके लिए है? पीपुल के लिए। इट किसके लिए है? गोल्डन पिक्चर के लिए। इन ए लाइक नियर बाई, इन ए लाइक नियर बाई, ये आपका आंसर हो गया। कुछ समय नहीं लगा, बस आपको सर्च करना है। पहले में है नहीं, तब दूसरे में देखिए है, फिर तीसरे में है, आपको मिलता चला जाएगा। अब देखिए इस पर रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इसका है, व्हाट डिड द पीपुल who went to bring the pitcher get? ऑप्शंस हैं ए हैंडफुल ऑफ वाटर, सेकेंड है ए हैंडफुल ऑफ एयर, थर्ड है द पिक्चर्स हैंडल, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। लोग गेट क्या पाए?
ऑल दे गेट वॉज ए हैंडफुल ऑफ वाटर। देखिए हैंडफुल ऑफ वाटर दिया हुआ है, ए हैंडफुल ऑफ वाटर, ये आपका सही। बहुत इजी गोइंग तरीके से हो गया, पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सलूशन। पूरा फुल स्टॉप से फुल स्टॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे खोजेंगे मिलेगा ही नहीं। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सिनोनिम्स। वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन, सेकंड है फिलोसफर, थर्ड है जनरस, और फोर्थ है मिसंथ्रोपिस्ट। सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग देखनी होगी फिलैंथ्रोपिस्ट का। वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, कभी कभी ये पूछ देता है वन हु लव्स मैनकाइंड। इसकी भी मीनिंग है वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। दोनों का अर्थ होता है मानवतावादी। फिलोसफर, इसका होता है थिंकर। इसकी सेकंड मीनिंग भी होती है ए पर्सन हु इज calm and rational। philanthropist, one who does not humanity। इसको दूसरे शब्दों में भी लिखा जा सकता है वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी। जनरस का होता है लिबरल। सिनोनिम सेम इन मीनिंग। फिलैंथ्रोपिस्ट की मीनिंग वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड। ह्यूमैनिटेरियन की भी मीनिंग वही वन हु लव्स ह्यूमैनिटी। इट मीन्स फिलॉसफर और ह्यूमैनिटी सिनोनिम्स हैं। जनरस और लिबरल ये सिनोनिम्स हैं। फिलॉसफर और थिंकर ये सिनोनिम्स हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट और ये वन हु डज नॉट लव ह्यूमैनिटी, वन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, दोनों एक ही चीज़ है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब इसके बाद देखिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट इन मीनिंग। ये देखिए क्या है, इंडस्ट्रियस,
इसका ऑप्शन है एक्टिव, सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्टिव, थर्ड ऑप्शन है लेजी, फोर्थ ऑप्शन है डिसलॉयल। तो पहले इसी की मीनिंग देखिए। इंडस्ट्रियस का हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने वाला। एक्टिव का एनर्जेटिक, लेजी का आइडल, डिसलॉयल का फेथलेस, प्रोडक्टिव का फर्टाइल। यह है हार्ड वर्किंग और यहाँ क्या है लेजी, अपोजिट है। हार्ड वर्किंग मीन्स कड़ी मेहनत करने वाला और लेजी मीन्स आलसी, यानी इंडस्ट्रियस का एंटोनिम है लेजी। सिनोनिम क्या है? प्रोडक्टिव का सिनोनिम फर्टाइल, डिसलॉयल का सिनोनिम फेथलेस और एक्टिव का सिनोनिम है एनर्जेटिक। इसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था किस चीज़ से बना है, ये सब्स्टिट्यूट से बना है। सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है विकल्प, मतलब इन प्लेस ऑफ। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा, जो भी शब्दों का समूह आपको दिया गया होगा, उसका जो भी मीनिंग निकलेगा उसका वन वर्ड में, एक ही वर्ड में लिखना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दैट कैन नॉट बी believed, that cannot be believed easily, जिस पर आसानी से विश्वास न किया जा सके। कभी कभी ये भी दे देता है that cannot be believed, तो भी एक ही बात है। ये है incapable ऑप्शन में, सेकंड है ऑप्शन में क्या insolvent, सी में है इनऑडिबल और डी में है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनकैपेबल का क्या होता है? वन हु इज अनेबल टू do something। incapable का one who is unable to do something। insolvent का one who cannot pay his debt, दिवालिया जिसको बोलते हैं। इनक्रेडिबल का हार्ड टू बिलीव, इनऑडिबल का दैट कैन नॉट बी हर्ड, कैन नॉट बी हर्ड। देख रहे हैं? अब इसका देखिए मीनिंग क्या है। That cannot be believed easily, incredible, incredible, अविश्वसनीय। तो
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा? दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इजली का इनक्रेडिबल। ठीक है, अब इसी के साथ 3 और आपको मालूम हो गए। दैट कैन नॉट बी हर्ड अगर होगा तो इनऑडिबल लिखेंगे। वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट होगा तो इंसॉल्वेंट लिखेंगे। वन हु इज अनेबल टू डू समथिंग इसका इनकेपेबल लिखेंगे। फिलहाल दैट कैन नॉट बी हर्ड इजली का इनक्रेडिबल, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इजली इनक्रेडिबल। अब देखिए एडियम्स एंड फ्रेजेज। एडियम्स एंड फ्रेजेज में देखिए फायर इन द बेली, इसका क्या है? ऑप्शन है फियर एंड हेट्रेड, बी ऑप्शन है पावरफुल एम्बिशन, सी में लव एंड डेडिकेशन, और डी में है इंडिफरेंस। तो फायर इन द बेली का होता है पावरफुल एम्बिशन। मिस स्पेल्ट, इसमें वर्ड्स दिए गए होंगे, स्पेलिंग की प्रॉब्लम होगी, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। टेरेबल, बी में है अपरूटेड, सी में है हॉन्टेड, और डी में है टेंडेंसी। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से मिस स्पेल्ट के लिए कुछ मिले तो आप देखिए किसकी मीनिंग है। जिसकी मीनिंग है वो उसकी स्पेलिंग नेचुरली सही होगी। मीनिंग सही है, स्पेलिंग सही है। मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका मतलब कि स्पेलिंग गलत है। टेरिबल, टेरिबल का होता है ड्रेडफुल, स्पेलिंग सही है इसकी। अपरूटेड का डिस्प्लेस, डिस्प्लेस, इसकी भी स्पेलिंग सही है। हॉन्टेड का कर्स्ट, इसकी भी स्पेलिंग सही है। इस टेंडेंसी की कोई मीनिंग नहीं है, ये स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ट है। इसका सही क्या होगा? TENDENCY, टेंडेंसी। अगर यह है तब इसकी मीनिंग होगी प्रॉस्पेंसिटी। ये गलत है, मिस स्पेल्ट है। आगे देखिए नरेशन। He said to me,
आर यू नॉट feeling well today। इसी को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ऑप्शन देखिए क्या है। He asked to me that I was not feeling well that day। दूसरा ऑप्शन देखिए। He asked me if was I not feeling well that day। तीसरा ऑप्शन है he proposed me that I was not feeling well today। फोर्थ ऑप्शन देखिए। He asked me if I was not feeling well that day। ये तो ऑप्शंस हैं। अब देखिए होना क्या चाहिए। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। किस सेंटेंस के आधार पर? रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस है उसके आधार पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच तो सेड टू के जगह पर हम लिखते हैं आस्क्ड। ही आस्क्ड ऑब्जेक्ट हो गया, सेड टू हटा, इसके जगह पर आपने लिख दिया ही आस्क्ड। अब आपको देखना है कंजंक्शन लगाते समय कि अगर इंट्रोगेटिव है तो किस तरह का इंट्रोगेटिव है। तो आप देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है। और जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है तो कंजंक्शन या तो आप इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं। वेदर इसमें कहीं नहीं दिया है, इसलिए इफ पर ही आपको चलना होगा। जब आप कंजंक्शन लगा देते हैं तो इसके बाद का सेंटेंस आप या तो अफर्मेटिव बनाते हैं या तो निगेटिव, दिए गए सेंटेंस के आधार पर। तो इसमें लिखा है नॉट, इसलिए आपको निगेटिव बनाना होगा। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब देन आफ्टर ऑब्जेक्ट देन अदर्स इफ एनी देन फुल स्टॉप। कहने का मतलब यह है कि कंजंक्शन के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। जब कंजंक्शन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो ये तो गलत हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ प्रोपोजल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रोपोज नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, अब यू किसके लिए आए हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिए। मी, तो मी तो ऑब्जेक्ट है, चाहिए आपको सब्जेक्ट, इसलिए आप इसी कास्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ लगता है वाज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप लिखते हैं नॉट, यहाँ भी आप लिख देंगे नॉट। वाज के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगता है, आप भी लगा देंगे।
फीलिंग वेल। और जितने भी नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो दूरी वाले में चेंज हो जाते हैं। टुडे का होता है दैट डे। ही आस्क्ड मी, देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, इसका क्या हो जाएगा? डी। डी पोर्शन सही है। अब वॉइस, Rama was making a kite. ऑप्शन दिया है, a kite was being made by Rama. B, a kite was made by Rama. अगला ऑप्शन है, a kite has been made by Rama. डी में है, a kite had to be made by Rama. अब देखिए ये एक्टिव वॉइस का है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? ए काइट, ये बनेगा सब्जेक्ट ए काइट। अब देखना है किस टेंस में है। वाज के साथ फॉर्म में आईएनजी लगा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वाज बीइंग या वेयर बीइंग, और इन दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। अब इसमें क्या लिखना है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है या आई है तो वाज बीइंग, प्लूरल नंबर या यू है तो वेयर बीइंग। यहाँ क्या है? ए काइट सिंगुलर नंबर का है, यानी यहाँ पर आपको लगाना होगा वाज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, तो ये क्या है? इसका मेन वर्ब है मेक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखते हैं? बाय। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले आप बाय लिखते हैं। ये प्रॉपर नाउन है इसलिए सेम टू सेम रहेगा रमा। ए काइट वॉज बीइंग मेड बाय रमा, देखिए कहाँ है? ऑप्शन ए में है, काइट वॉज बीइंग मेड बाय रमा। अब स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में देखिए क्या है? व्हाट इज
ये ए सेक्शन है। द टाइम ये बी सेक्शन है। इन योर वॉच ये सी सेक्शन है। और डी में है नो एरर, नो एरर। ये प्रीपोजिशन का मैटर है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है, जब होता है तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, यानी सी सेक्शन में आपकी गलती है। इन योर वॉच नहीं, बाय योर वॉच होगा। अगला देखिए, आई डू नॉट, सेक्शन ए। नो दैट ये सेक्शन बी है। सी में है यू आर राइट, ये सेक्शन सी है। और डी में है नो एरर। अर्थ तो आपने निकाल लिया कि मुझे नहीं पता कि तुम सही हो। देखिए, आई डू नॉट नो, ये एक सेंटेंस बन सकता है। आई डू नॉट, यू मे बी राइट, ये दो सेक्शन। मे बी का मतलब क्या होता है? मे बी का मतलब यही नहीं होता है हो सकता है, नहीं। मे बी का मतलब होता है हो सकता है कि तुम सही हो सकता है कि तुम सही नहीं हो, लेकिन मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसा मैंने न किया है, न देखा है, न सुना है, न जानता हूँ। इतना कुल मिलाकर के मे बी आपके मन में एक डाउट पैदा करता है। डाउट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। आपके मन में क्वेश्चन मार्क आता है। किस तरह का क्वेश्चन मार्क? क्या तुम सही हो और यू राइट। और दूसरा भी क्या आता है? और यू नॉट राइट। दोनों बात आ गई। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है, तो ऐसे कंडीशन में कंजंक्शन आप दैट नहीं लगाते हैं, इफ लगाते हैं। अभी अभी हमने आपको नरेशन में बताया है कि जब बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से होता है तो कंजंक्शन क्या होगा? इफ। यानी ये पोर्शन गलत है, यहां पर इफ होता तो बात बनती। बी सेक्शन आपका गलत है। ये होना चाहिए आई डू नॉट नो इफ यू आर राइट। अब देखिए, fill in the blanks, fill in the blanks। Kashmir is Switzerland of इंडिया। ऑप्शन है ए एन द, और डी में है नन ऑफ दीज। इसका फार्मूला सुनिए।
जब किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या किसी एक स्थान का दूसरे स्थान से हम कंपेयर करते हैं, लेकिन उसमें एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है, सीधे सीधे कंपेयर, तो हम द का यूज करते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। द स्टेट्स ऑफ कोलकाता और वाइडर वाराणसी। इसमें ऑप्शन दिया है देन, बी में देन, दैट ऑफ, सी में टू और डी में नन ऑफ दिस। आप हैबिचुएटेड हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहाँ कोलकाता और वाराणसी का कंपेयर नहीं कराया जा रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप देन लिख देंगे, नहीं, गलत है। यहाँ कोलकाता की गलियों का वाराणसी की गलियों से कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह का अगर लॉजिक बनेगा तो आपको लगाना होगा देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला। bread and butter, a dish। ऑप्शन दिया है और where is none of these। जनरली होता क्या है, एंड प्लस का काम करता है। ब्रेड ये सिंगुलर नंबर का है, बटर सिंगुलर नंबर का है, तो होता क्या है एंड को लगाने के बाद कि 1 + 1 इज इक्वल टू प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर ये होता है। तो इसको आप प्लूरल नंबर मान करके हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर का लगा देते हैं, लेकिन नियम यह है कि जब दो सब्जेक्ट मिल करके किसी एक ही चीज को बता रहा है, एक ही चीज को इंगित कर रहा है, तो प्लूरल नंबर का नहीं माना जाता, वो सिंगुलर नंबर होता है। यानी ब्रेड एंड बटर इज ए डिश। यहाँ 2 नहीं, यहाँ 10 भी होता तो भी इज ही होता। ये दोनों मिलकर के एक को बता रहा है, ए डिश। I cut the vegetables knife। ऑप्शन दिया है by, from, with और डी में है नन ऑफ दिस। इसमें देखिए, जब आप किसी चीज की मदद से कोई काम करते हैं तो आप विथ का यूज करते हैं। मैं चाकू से सब्जियां काटता हूं, चाकू की मदद से, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? विथ। कोई भी इस तरह का होगा, आप विथ लगाएंगे। मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन, ठीक है, इस तरह का, यानी आपका सी सेक्शन सही है।
अब है रीऑर्डरिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका भी ट्रिक बता रहे हैं। द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स in the modern factories। क्यू में है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और में है अंडर द ब्रिटिश was pro capitalist। यस में है दो इट टुक some half-hearted steps to mitigate। अब देखिए ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट में है PRQS, बी में है QRSP, सी में है SPQR और डी में है QPSR। इस तरह से अगर आपको मिले तो कहीं भी बीच में मत जाइए, आप पहले सब्जेक्ट की तलाश कीजिए। सब्जेक्ट क्या है? जब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो काफ़ी कुछ आपके लिए इजी गोइंग होगा। इसमें सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला नंबर। दूसरा क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट, ये सेकंड नंबर है। दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट, ये तीसरा नंबर है। और ये बट नेचुरल है कि चौथा हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्यू यहाँ दोनों में है। अब क्या है? और यहाँ देखिए ये है, फिर तीसरा एस ये भी है, फोर्थ पी ये, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा है प्लूरल नंबर ऑफ स्टोरी, इसका प्लूरल नंबर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है स्टोरीज, दूसरा है STOREYS, सी ऑप्शन है स्टोरीज और डी में है नन ऑफ दीज। देखिए
दो स्टोरी होता है, एक होता है STORY और दूसरा होता है STOREY। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी। प्लूरल नंबर बनाने का नियम यह है कि जब Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल नंबर बनाते समय हम Y को I में चेंज कर देते हैं, STORI और ES लगाते हैं। और Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो हम Y को I में नहीं बदलते हैं और केवल S लगाते हैं, STOREY था ही यस। ठीक उसी पैटर्न पर जैसे मंकी MONKEY, तो क्या लिखते हैं MONKEY यस, यानी यहाँ पर आपका होगा सेक्शन बी। अब आर्टिकल का एक देख लीजिए। रिच शुड हेल्प पुअर। पहला ऑप्शन है ए और द, दूसरा ऑप्शन है द और ए, तीसरा ऑप्शन है द, यहाँ भी वही, और डी में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। प्लूरल नंबर बनाते समय हम केवल यस या ईएस का ही यूज नहीं करते हैं, कभी कभी हम द का भी यूज करते हैं। जब पूरी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप को बताना होता है तो हम द का यूज करते हैं। जैसे रिच मीन्स क्या होता है, धनी, ये सिंगुलर नंबर का है। धनी लोग क्या हो जाता है, द रिच। पुअर मीन्स गरीब, सिंगुलर नंबर, और गरीब लोग का होता है द पुअर। पूरी एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, द, यानी ये आपका सी वाला सही है। इस तरह से आपका मॉडल 2 कंप्लीट होता है। फिर हम अगले सेट के साथ आपसे मिलेंगे और आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद।